हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वर्षा रानी और मैं स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो आज के करंट अफेयर सेशन में ना सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस होंगे वो स्पेस मिशंस के रिलेटेड होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो आज के होंगे, वो एक मंथ पहले के भी हो सकते हैं। तो जो रिसेंट चीज़ें होंगी सिर्फ उनकी ही बात होगी, और उसके अलावा वो करंट अफेयर होंगे जो आज के और कल के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नासा मार्स 2020 मिशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे, तो हमने बताना है कौन से सही हैं और कौन से नहीं हैं। द स्पेसशिप लैंडेड ऑन जजीरो क्रेटर। स्पेसशिप जजीरो क्रेटर के ऊपर लैंड किया है। तो हमने इसके बारे में पहले भी बात करी थी, वैसे एक बार नहीं, हमने हर एक वीडियो में इस स्पेस मिशन के बारे में बात करी है, ये जो 2020 वाला था नासा का। तो एक स्टेटमेंट ये हो गई, और दूसरी स्टेटमेंट, इट ऑल्सो कैरीज अ मार्स हेलीकॉप्टर टू टेस्ट वेदर द हेलीकॉप्टर कैन फ्लाई इन द स्पार्स एटमॉस्फेयर ऑन द मार्स। देखो एटमॉस्फेयर में ना वो डेंस एटमॉस्फेयर नहीं, स्पार्स से मतलब एयर तो है ही नहीं, तो ऐसा एटमॉस्फेयर होगा ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। एक छोटा सा ड्रोन लेके गए हैं वो सरफेस के ऊपर से, वो देखने के लिए कि वहां उड़ भी सकता है कि नहीं हेलीकॉप्टर। और पहला ये ठीक है, बिल्कुल जजीरो क्रेटर के ऊपर ही लैंड किया है वो जाके। हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात करी थी। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 2, इन दो स्टेटमेंट्स में से भी हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी नहीं। तो अंडर द गगनयान मिशन 3 फ्लाइट्स विल बी सेंट इनटू ऑर्बिट। देखो गगनयान जो है ना वो दिसंबर 2021 तक, इसी साल के दिसंबर तक इसको भेजा जाएगा। तो इसमें 3 फ्लाइट्स भेजे जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये वाली ठीक है। सेकेंड वाली देखते हैं। इसरो इज ऑल्सो प्लानिंग अ मिशन टू जुपिटर टेंटेटिवली कॉल्ड शुक्रयान। तो इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये जुपिटर मिशन भी प्लान कर रही है और उसका नाम शुक्रयान होगा। नहीं, ये वाली गलत है, क्योंकि जो शुक्रयान है ना वो विनस के लिए सोच रहे हैं। विनस मिशन प्लान किया जा रहा है और उसका नाम शुक्रयान होगा, न कि जुपिटर। सो दिस इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 2 हो गई गलत। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही सही है। ओनली द ए पार्ट इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी स्काव इज। ये जो स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी है इसके बारे में बताना है कि ये क्या है। तो ये है एक न्यू इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू रेडियो एस्ट्रोनॉमी। रेडियो एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करने के लिए, ये तो सी पार्ट यहाँ पे सही आंसर हुआ। क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी, इसके बारे में बात की जाएगी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूके में है, और 10 कंट्रीज इस टाइम में इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। 10 कंट्रीज, और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारा इंडिया भी इसका हिस्सा है। वो 10 कंट्रीज के नाम देख लीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नेदरलैंड्स एंड यूके। और हेडक्वार्टर इसका यूके में है। एक बार फिर से देख लो आप, इसका जो क्वेश्चन है स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी स्काव, हेडक्वार्टर इसके यूके में है। और ये क्या स्टडी करने के लिए बनेगी, रेडियो एस्ट्रोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 4, कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है 01, उसके बारे में स्टेटमेंट दिए होंगे। तो हमने इनमें देखना है कौन सा सही कौन सा गलत। ये बता दूं कि ये इंडिया का अपना सैटेलाइट है, ठीक है। तो इसके बारे में, इट्स कवरेज विल इंक्लूड इंडियन मेन लैंड ओनली। बताया कि जो इंडियन का मेन लैंड है ना, सिर्फ वही आएगा जो मैप के ऊपर इकट्ठा दिखता है। जो आसपास के जो आइलैंड्स हैं जो दूर दूर पड़े हैं हमारे, जैसे अंडमान निकोबार वगैरह, उनकी बात नहीं हो रही, सिर्फ मेन लैंड की बात हो रही। तो क्या सिर्फ यहीं तक है? पहली स्टेटमेंट ये है, और दूसरी है इट वॉज लॉन्च थ्रू PSLV C50। देखो ये बिल्कुल ठीक है। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये C-50 इसका नाम था। लेकिन जो पहली स्टेटमेंट है ना ये गलत है, क्योंकि ये पूरे लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड को भी कवरेज देगा, पूरे मेन लैंड के साथ साथ जो आइलैंड है वहां भी कवरेज देगा। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट हो गई गलत, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चाइना का एक छांग ऑफ 5 मिशन है, छांग ऑफ 5 मिशन। तो इसके बारे में बताना है कि ये कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट इज एन अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट सेंट टू मून टू ब्रिंग बैक रॉक्स एंड अदर डेब्रे टू बी ब्रॉट बैक टू अर्थ। धरती पे लाना चाहते हैं, अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट है, इसमें कोई इंसान नहीं होगा और ये वहां से कुछ डेब्री लेके आएगा, जैसे रॉक के कुछ पार्टिकल्स या सॉइल कुछ लेके आएगा धरती पे स्टडी के लिए। एक और दूसरा, अगर ये कामयाब हो जाता है तो चाइना, ये यूनाइटेड स्टेट्स के बाद पहली कंट्री होगी ऐसी जिसने लूनर सैंपल लाए होंगे वहां से। लूनर चांद के लिए बोलते हैं, तो चांद के सैंपल जिसने लाए होंगे ये दूसरी कंट्री बन जाएगी यूनाइटेड नेशंस के बाद। तो ये भी गलत, ये पहली तो सही है, दूसरी गलत होगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त यूएसए और रशिया ये दोनों ने ये काम कर लिया है, तो चाइना अगर कामयाब होती है तो ये थर्ड बनेगी न कि सेकंड। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है। अब आए स्पेस के अलावा और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन इज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड? तो इसका आंसर बताना है कि ये कब ऑब्जर्व किया जाता है। सो द राइट आंसर इज 21 Feb। 21 फरवरी जो है राइट आंसर है यहाँ का। इसे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? देखिए, क्योंकि जब ज़्यादा इंटरनेशनल लैंग्वेज का होता है ना, कि कोई बड़ी नेशनल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज उभरती है, कोई जैसे अभी इंग्लिश का टाइम चल रहा है, तो इसकी वजह से अब जो यंग जनरेशन है स्कूलों में भी ज़्यादा इस ऐसी लैंग्वेजेस पे ध्यान दिया जाता है, जैसे जो हाई स्कूल हाई सेकेंडरी में आने वाली है, या जैसे इंग्लिश की एग्जांपल ले लो, तो बच्चे जो हैं अपनी मदर टंग को भूल जा रहे हैं। जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करना पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से अपनी भाषा, देखो भाषा सिर्फ एक भाषा ही नहीं है, एक कल्चर का भी हिस्सा है। कल्चर की क्या क्या हुआ आज तक, क्या क्या नॉलेज उसमें रखी थी, लिटरेचर है, वो सब इससे डिस्टर्ब होता है। और साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो बच्चे मदर टंग में बात करते हैं, सबसे पहली लैंग्वेज उनकी मदर टंग होती है, उनका दिमाग ज़्यादा अच्छा चलता है और बाकी लैंग्वेजेस वो अच्छे से सीख पाते हैं। तो हमें मदर टंग्स जो होती हैं, लोकल लैंग्वेजेस, उनका संरक्षण करने के लिए कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि अपनी लैंग्वेज की क्या क्या अहमियत है, तो इसलिए ये डे मनाया जाता है 21 Feb को। तो इस बार का थीम देख लेते हैं। थीम है इस बार का फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। एजुकेशन में भी अलग अलग मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब अलग अलग भाषा, और किस लिए? इंक्लूजन के लिए। अगर एक इंसान को 4-5 भाषाएं आती होंगी तो इसमें खराब क्या है? अपनी रीजनल आती होगी, साथ वाले रीजन की भी आती होगी, नेशनल भी आती होगी और 1-2 इंटरनेशनल भी आती होंगी, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। लैंग्वेज इंसानों को जोड़ती है, अलग अलग रीजन के लोगों को जोड़ती है। जैसे आप लोग हैं, आज आप यहाँ है ना, तो अगर आप यूएसए में जाते हैं और यहाँ अपना कोई पड़ोसी वहां पे आपको मिल जाता है, या यहाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी इंसान आपको वहां मिलता है ना, तो आप उसको एक्सेंट से पहचान लोगे, कि आप सोचोगे हाँ ये तो बारामूला का इंसान है, हाँ ये श्रीनगर से है, ये जम्मू से है, आप बिल्कुल पहचान जाओगे उनकी एक्सेंट से। तो जो लैंग्वेज होती है वो जोड़ने का काम भी करती है। तो इस बार का थीम यही है, फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। थीम बहुत जरूरी होता है, थीम पूछा जाता है कई बार, जैसे खास करके जब आपके एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर हो, लैंग्वेजेस हो, फेस्टिवल्स हो, इस तरह की जब भी कोई चीज आती है ना, तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सिर्फ करंट अफेयर्स में ही नहीं, ये अलग सब्जेक्ट के अंदर भी, जहाँ पे कल्चर कोई टॉपिक होता है ना, उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया है।
क्वेश्चन नंबर 8, द यूएस हैज ऑफिशियली रिजॉइंड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इन फेब्रुअरी 2021। इसी मंथ में, फरवरी में ही यूएसए ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ज्वाइन कर लिया है। और आपने ये बताना है कि जो ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था ये कब साइन हुआ था सबसे पहले। द राइट आंसर हियर इज 2015। किस लिए? देखो कितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है धरती के ऊपर, तो इसके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए कुछ देशों ने मिलके इसे साइन किया था, और जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो उनके ऊपर ये बाइंडिंग हो जाती है किस्म की। ये नहीं कि आप पूरा करो, लेकिन ये कि आप एम तो लो, टारगेट तो लो। टारगेट लेना बाइंडिंग है, और ऐसे वो पूरा नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई कोर्ट केस हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये जो है क्यों हुआ था? टू अवॉइड डेंजरस क्लाइमेट चेंज बाय लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 सेंटीग्रेड। इससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, इतनी है मतलब उतनी रखो, उससे कम ही रखो। 1.5 तक की लिमिट हो जाए तो बहुत अच्छा है। और इनका ये काम भी था कि जो देश कोशिश कर रहे हैं ना क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट रोकने की, जो क्लाइमेट को सही तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन कंट्रीज को, उनके एफर्ट्स को भी हम सपोर्ट करेंगे। तो ये था इसका काम, और ये 2015 में साइन हुई थी। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट नाम है तो पेरिस में ही साइन हुई थी। और पेरिस कहाँ पे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस कंट्री में है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द ऑथर ऑफ मैवरिक मसीहा, अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ एनटीआर रिलीज बाय वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनटीआर कौन है। एनटीआर की बायोग्राफी लिखी गई है जिसका नाम है मैवरिक मसीहा। फिर हम देखते हैं कि मैवरिक और मसीहा दोनों का मतलब क्या है। पहले देखते हैं एनटीआर कौन थे, ठीक है। तो एनटीआर एक हैदराबाद से एक्टर थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, फिल्म एडिटर थे, बहुत अच्छे फेमस एक्टर थे ये, और हैदराबाद के सीएम रह चुके थे 3 बार। ये सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ के अंदर बहुत बड़े लीडर बन गए थे वहां पे, मतलब पॉलिटिकल लीडर 9 मंथ्स के अंदर, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थे वहां पे। तो इनके बारे में एक बायोग्राफी लिखी है किन्होंने? रमेश कंडुला ने। ये भी एक सीनियर जर्नलिस्ट है, रमेश कंडुला। इन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी, इनकी लाइफ के बारे में लिखा है। तो नाम क्या था? एनटीआर तो मतलब लोग प्यार से बोलते थे ना, तो असली नाम था इनका नंदमुरी तरक्का रामाराव। इस तरह के नाम होते हैं साउदर्न साइड में, नंदमुरी तरक्का रामाराव। तो शॉर्ट में इनको लोग बोलते थे एनटीआर। तो एनटीआर के बारे में ये जो बुक है ये लिखी गई है, रमेश कंडुला ने लिखी है। देखिए आप यहाँ लिखा है ये, और रिलीज करी है वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू जी ने। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो ये इसका सही आंसर है। पूछा भी यही है कि किन्होंने लिखी है ये बुक, तो इसका आंसर है रमेश कंडुला। और अब बात करते हैं मैवरिक मसीहा। इस बुक का नाम है मैवरिक मसीहा। मैवरिक का मतलब समहाउ जो फ्री स्पिरिटेड होता है ना, या आवारा कह दो, पर नेगेटिव में मत लेना इसको, उन्होंने बड़े मतलब फनी वे में लिखा है। और मसीहा वो इंसान होता है जो लोगों की परेशानियों को दूर करता है, मतलब प्रॉब्लम जो सॉल्व करता है। जैसे मूवीज में तो सुपर हीरो हेल्प करता है लोगों की, तो इस तरह का कुछ बताने की कोशिश की है उन्होंने इनके बारे में। बहुत इम्पैक्टफुल थे, मतलब इनका बहुत असर था वहां पे, इन्फ्लुएंशियल लीडर थे ये काफी। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू बैन द वल्चर टॉक्सिक ड्रग्स। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो परिंदों के लिए हार्मफुल होते हैं, खास करके स्पेशली वल्चर के लिए। तो किस कंट्री ने बैन कर दिए हैं ये? द राइट आंसर इज बांग्लादेश। देखो कुछ पेन किलर होते हैं या कुछ वेटनरी ड्रग्स होते हैं जो जानवरों को दिए जाते हैं, तो इनका वल्चर पे काफी खराब असर पड़ता है। तो क्योंकि जब वो जानवर जैसे मरते हैं तो उनको वल्चर ही खाती है, एक चीज। और दूसरा चीज, मतलब इन्वायरमेंट में कोई भी चीज जाती है तो बर्ड्स पे उसका असर पड़ता है, हर एक स्पीशीज पे पड़ता है वैसे तो इकोलॉजी का बैलेंस खराब ना हो जाए, इसलिए बांग्लादेश ने ये वल्चर टॉक्सिक ड्रग्स ही बंद कर दिए हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
और आज के क्वेश्चन में 2 बार इसरो का जिक्र हुआ था ऊपर, तो हम देख लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो क्या है? इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ना सबसे बड़ी, ये इसरो है। इसरो शॉर्ट में लिखते हैं इसके लिए। तो हेडक्वार्टर इसके बेंगलुरु में है। फाउंडर थे विक्रम साराभाई और फाउंडर है इसके विक्रम साराभाई और 15 अगस्त 1969 को ये बनी थी, 15 अगस्त 1969। और डायरेक्टर इस टाइम पे कौन है इसके? के सिवान, कैलासा वदिवु सिवान। तो सीधे इसके लिए शॉर्ट में लिखा होता है के सिवान। तो पहले डायरेक्टर विक्रम साराभाई खुद ही थे इसके। यह है स्पेस रिसर्च सेंटर के बारे में हमारे। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।